Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the subtopic of force and motion, that is velocity and acceleration. Let's start. करना है टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अगर तो हम बात करते हैं वेलोसिटी या स्पीड की टाइप्स की, तो हमारे पास टोटल 5 टाइप्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप इज़ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? अगर तो कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस तय कर रही है, इफ़ अ बॉडी इज़ कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस को तय करे इक्वल टाइम के अंदर। इसके बाद का एग्जांपल है, फर्ज कर लीजिए कि देयर इज़ अ बॉय, एक लड़का है और वो शुरू में तय करता है इस तरह से 1 मीटर इन 1 सेकेंड, अगले 1 सेकेंड में वो फिर तय करता है 1 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में अगेन 1 मीटर। If equal distance is covered in equal intervals of time, body is said to have uniform velocity. यूनिफॉर्म को जनरली हम कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर यहीं पर मैं इस यूनिफॉर्म के साथ यूँ लिख दूँ कि जहाँ पर भी हम फिज़िक्स में यूनिफॉर्म का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इट आल्सो मीन्स कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है? नाम शो कर रहा है वेरिएबल का स्टूडेंट्स, कि वेरिएबल स्पीड का मतलब ये है कि इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करे। कभी तो बॉडी एक ही टाइम में डिस्टेंस ज़्यादा तय कर ले और कभी उसी टाइम में डिस्टेंस कम तय कर ले। जैसे हम आमतौर पर भागते हैं तो शुरू में हम ज़्यादा डिस्टेंस तय कर लेते हैं कम टाइम में, लेकिन कुछ देर के बाद जब थक जाते हैं तो उसी टाइम में हम कम डिस्टेंस तय कर पाते हैं। हमारी स्पीड वेरी कर रही होती है। अगर तो यहीं पर मैं इसी बॉय एग्जांपल ले लूँ तो शुरू में इसने 1 सेकंड में 2 मीटर तय किया, अगले 1 सेकंड में 1 मीटर तय किया और अगले 1 सेकंड में इस बॉय ने तय किया 0.5 मीटर, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर अनइक्वल डिस्टेंसेस तय हो रहे हैं। सो दिस इज सेड टू बी वेरिएबल स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या है? अगर तो हम कभी भी एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम पूरे कोर्स, पूरे पाथ की बात करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें हमेशा टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ता है टोटल टाइम से, एंड इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। अभी हम इसके फर्दर केसेस भी डिफाइन करेंगे। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी हम कहते हैं किसी बॉडी की किसी अनदर बॉडी के लिहाज से वेलोसिटी अगर देखी जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी इज एक्चुअली डिफरेंस ऑफ बोथ वेक्टर्स। तो जो इसका जनरल फार्मूला हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है, दैट इज v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर माइनस 2 v1 v2 कॉज ऑफ थीटा। अब जरा नोट कीजिएगा, इफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी v1 एंड v2, अगर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते लेकिन उनकी स्पीड v1 और v2 होती, सो द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। अगर यहाँ 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 तो 1 होता है, cos 0 1, बाकी बच गया हमारे पास v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2। इस सारी बात को यूँ भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू रिलेटिव इज इक्वल टू v1 माइनस v2। और अगर यहीं पर ये 2 बॉडीज़ आपस में ऑपोजिट मूव कर रही होती, अगर एक बॉडी की स्पीड v1 और अनदर बॉडी की स्पीड v2 होती बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नाउ द एंगल बिटवीन दैम इज 180 डिग्री। अगर यहाँ 180 पुट करेंगे तो cos 180 माइनस 1 हो जाता है, माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, एंड द फार्मूला ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी जो इन दोनों के दरमियान में है
वो v1 प्लस v2 हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे नोट किया कि किसी बॉडी की वेलोसिटी किसी और बॉडी के लिहाज से दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे अगर तो एक शख्स गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो वो अंदर बैठ के तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कार जो बंदा बाहर से, जो ऑब्जर्वर कार के बाहर से देख रहा है, वो शख्स भी 60 की स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन अब जो शख्स अंदर बैठा है उसके लिहाज से वो 0 की स्पीड पे है कार के लिहाज से। ज़रा नोट कीजिएगा, I am in the car, my speed relative to the car speed is 0 because I am not moving in the car। लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर बैठा हुआ है उसकी नज़र से मेरी वही स्पीड है जो कार की स्पीड होगी। सो अगर एक बॉडी की स्पीड को किसी अनदर बॉडी की स्पीड से कंपेयर किया जाए तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। अगर हम टाइम को बहुत कम कर दें, ज़रा नोट कीजिएगा, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा। मैं अगर किसी बॉडी की स्पीड को एक ख़ास लम्हे में कैलकुलेट करना चाहूँ और मैं कहूँ कि मुझे इस बॉडी की स्पीड कैलकुलेट करनी है बिफोर पासिंग दिस टाइम, ये लम्हा गुजरने से पहले, तो डैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब मैं चाहता हूँ कि जिस लम्हे मैंने स्पीड कैलकुलेट करना चाहिए उसी लम्हे कर लूँ, उस टाइम में चेंज नहीं आना चाहिए। तो जब भी हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड की तो हमारी कंडीशन ये होती है कि टाइम चेंज अप्रोच करे 0 को, और इसको 0 के बराबर अप्रोच करवाने के लिए हमें एक ख़ास फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है विच इज़ लिमिट। इसीलिए आप लोगों ने एफएससी के अंदर भी पढ़ा होता है कि हम जब भी बात करेंगे इंस्टेंटेनियस की तो साथ लिमिट फंक्शन आएगा जो टाइम के चेंज को 0 कर रहा होगा, एंड साथ ही रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम चेंज अप्रोचेस 0 इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्टूडेंट्स, ये आपके पास है 5 बेसिक टाइप्स। अगर तो मैं यहाँ पर इस टाइप की स्पेसिफिकली बात करूँ एवरेज स्पीड की, तो नोट कीजिएगा, मैं इस बात को यूं भी तो कह सकता हूँ कि वी एवरेज इज आल्सो इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। फर्ज करें बॉडी ने 2 डिस्टेंसेस तय किए 2 टाइम में, तो हम कह सकते हैं S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2। और अगर हम यहीं पर इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो जब भी एवरेज वेलोसिटी की बात की जाएगी स्टूडेंट्स, तो हम कुछ कंडीशंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि क्या वहाँ पर डिस्टेंस तो सेम नहीं है। जैसे अगर तो डिस्टेंस सेम हो, कांस्टेंट हो, इट मीन्स कि बॉडी ने एक ख़ास वेलोसिटी v1 से डिस्टेंस 1 तय किया और किसी और वेलोसिटी से दोबारा उतना ही डिस्टेंस तय किया। जैसे एक कार ने 40 की स्पीड से S1 तय किया और उसने आगे 50 की स्पीड से S2 तय किया, लेकिन दोनों डिस्टेंसेस सेम थे। जैसे अगर एक कार यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद चली गई 40 की स्पीड से और वो इस्लामाबाद से वापस आई है 60 की स्पीड से, तो डिस्टेंस जाने का और आने का तो सेम था। जब डिस्टेंस सेम होते हैं तो हम एवरेज स्पीड को एक और अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। वो अप्रोच क्या है कि जब भी डिस्टेंस सेम की बात की जाएगी तो जनरल फार्मूला कुछ ऐसे बन जाता है, n बाई वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस सो ऑन 1 बाई vn। अब इतना एक्सटेंसिव तो हमसे पूछेगा ही नहीं वो एमडी कैट में। वो हमसे क्या पूछेगा, वो डिस्कस करेगा व्हेन 2 वेलोसिटीज आर गिवन। हमें कोई सी भी 2 स्पीड्स दे के पूछ सकता है एवरेज स्पीड। अगर यहाँ पर नोट किया जाए तो यही फार्मूला कुछ ऐसे बन जाता है, 2 बाई वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। स्टूडेंट्स, अगर इस केस का आप प्रॉपर एलसीएम ले लेंगे तो आपको गेन होगा v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 बाय
v1 plus v2. So this is the formula of average speed of two velocities when distance is equal. अब अगर यहीं पर तीन वेलोसिटीज गिवन होती, इफ 3 velocities are given in this case, तो ज़रा नोट कीजिएगा फिर फार्मूला कैसे पॉसिबल था। फिर यही फॉर्म कुछ ऐसी बन जाती, n की जगह 3 पुट कर दें, 3 बाय वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3. So this becomes equal to v average which is equal to 3v1 v2 v3 और इसी के साथ यहाँ पर v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3. स्टूडेंट्स दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड जब तीन डिस्टेंसेस सेम हो डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ, तो फिर हम इसको लगा सकते हैं। अगर तो फर्ज कर लीजिए हमें वो डिस्टेंस सेम बताता ही नहीं है, टाइम सेम कर देता है, जैसे कि इफ़ अ बाइक मूव्स फॉर 1 आवर, वो 1 घंटा चलती है विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड फर्दर 1 आवर विथ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अब एक बाइक ने दो स्पीड्स के साथ मूव किया लेकिन दोनों का टाइम सेम था। अगर हमें ऐसी अप्रोच मिल जाए जहां पर टाइम सेम हो, जहां पर जो टाइम एक स्पीड का है वही टाइम किसी दूसरी स्पीड का भी हो, तो फिर हम एवरेज के लिए इन अप्रोचेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर हमारे पास बहुत सिंपल सा फार्मूला आता है कि v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 सो ऑन vn बाय n। अगर दो स्पीड्स गिवन होंगी तो दिस विल बिकम v1 प्लस v2 बाय 2। 3 गिवन होंगी तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3। जितनी भी स्पीड्स गिवन होंगी हम उनकी सिंपल एवरेज ले लेंगे और हम वहाँ से एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे अगर हमें टाइम इक्वल गिवन है तो। सो ये हमारे पास दो केसेस बनते हैं एवरेज स्पीड के। तो चलिए अब हम एक MCQ सॉल्व करते हैं जिससे हमें ये प्रॉपर आइडिया हो सके कि हमने इन चीज़ों को सॉल्व किस तरीके से करना है। स्टूडेंट्स ज़रा इसको नोट कीजिएगा। अ कार ट्रैवल्स 1 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड देन कम्स बैक 1 किलोमीटर। दिस इज 1 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 60 मीटर्स पर सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या होगी? आपने नोट किया कि डिस्टेंस जाते हुए भी 1 किलोमीटर था, आते हुए भी 1 किलोमीटर था। ये तो हमारे पास ऐसा केस आ गया जहां पर डिस्टेंसेस सेम थे, अलबत्ता वेलोसिटीज डिफरेंट थी 40 और 60। हमने एवरेज निकालना है। क्या हम v1 प्लस v2 बाई 2 इस्तेमाल करें? तो ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है। एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें टाइम तो गिवन नहीं है, टाइम सेम होना शर्त थी। हमारे पास तो एक्चुअल में डिस्टेंसेस सेम है। तो टू वेलोसिटीज के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे v एवरेज विच इज इक्वल टू v1 v2 बाय v1 प्लस v2। स्टूडेंट्स ये हमने फार्मूला को यूज़ किया गिवन फॉर टू वेलोसिटीज इफ द डिस्टेंसेस आर सेम। हमें 40 और 60 गिवन थी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 4 इज़ 8, 8 इंटू 6 इज़ 48 और आगे ये दो ज़ीरोज़ आ जाएंगे। सो 4800, 40 प्लस 60 इज़ इक्वल टू 100। ज़रा नोट कीजिएगा हमारे पास ये दो ज़ीरोज़ इसके साथ कैंसिल हो गए एंड आवर करेक्ट आंसर आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस इज़ 48 मीटर्स पर सेकेंड। तो नोट कीजिएगा इन सारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर है डैट इज़ 48 मीटर्स पर सेकेंड। अगर मुझे इन अप्रोचेस का ना पता होता, अगर मैं एक जनरल इसकी एवरेज ही निकाल लेता, तो क्या मेरा आंसर तब भी ठीक आता? तो चलिए नोट करते हैं। अगर मैं इससे सॉल्व करूं तो 40 प्लस 60 बाय 2
100/2 becomes 50, तो वो तो चार्ली बन जाता है, विच इज रॉन्ग आंसर। तो हमने ये क्वेश्चन देखकर बड़ा ख्याल करना होगा कि हमने किस केस को अप्लाई करना है उस MCQ के ऊपर, ताकि हम प्रॉपर देख सकें कि हमारा आंसर करेक्ट आए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का आ जाए जहां पर डिस्टेंसेस सेम की बात की गई हो, तो उन केसेस में हमेशा अप्लाई करेंगे डिस्टेंसेस वाले फार्मूलाज को। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की। जरा नोट कीजिएगा, क्वेश्चन इज द बॉडी मूव्स फ्रॉम A to A एंड देन टू B, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। और इसका पोर्शन, यही क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता था कि कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन को एवरेज स्पीड के लिए, देन हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉसिबिलिटी कि वो कैसे पूछा जा सकता था। नोट कीजिएगा, पहले बॉडी ने मूव किया O से A और देन चली गई बॉडी A से B की तरफ। जब बॉडी O से A आई है तो रेडियस R तय किया, और जब बॉडी A से B चली गई तो सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कमफेरेंस तय किया है। स्टूडेंट्स, हम इस बात को क्लियरली जानते हैं कि जब भी एवरेज स्पीड की बात की जाएगी तो डैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर यहाँ पर नोट करें तो डिस्टेंस इज रेडियस प्लस हाफ सर्कमफेरेंस पाई आर, नीचे आ गया ओवर टाइम। रेडियस इज 2, पाई इज 3.14 into 2 एंड टाइम इज आल्सो 2। स्टूडेंट्स, इस केस में 3.14 into 2 becomes 6.28 plus 2 becomes 8.28। जब इसको हाफ करेंगे तो इट इज इक्वल टू 4.14 meters per second। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर एवरेज स्पीड। अब यही क्वेश्चन वो इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के तौर पर भी पूछ सकता था। चलिए नोट करते हैं, अगर हमने यहाँ पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी होती तो वो हम कैसे करते। इसी क्वेश्चन में अगर नोट करें तो आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब ज़रा नोट कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट, द इनिशियल पॉइंट इज O, फाइनल पॉइंट is B. Displacement is actually erect path between initial and final point, which is equal to radius. So displacement is radius by time. Radius is equal to 2 meter. Time is equal to 2 seconds. So magnitude of average velocity is equal to 1 meter per second. So students, this is the correct answer for magnitude of average velocity। अगर इसी के बाद हम मूव करते हैं टूवर्ड्स ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2010 में MD-CAT में पूछा जा चुका है, तो ज़रा नोट कीजिएगा, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, अगर वेलोसिटी इक्वल चेंज हो जाए इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो फिर बॉडी क्या कहलाती है। नोट कीजिएगा, हमने अभी तक टाइप्स पढ़ी हैं वेलोसिटी की, हमने वेलोसिटी के चेंज को नहीं पढ़ा। हमने यहाँ पर ये ज़रूर पढ़ा कि वेलोसिटी डिस्टेंस अगर चेंज हो तो वेलोसिटी वेरिएबल हो जाती है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ फर्दर क्वेश्चन लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी के, और उसके साथ हमने इस पॉइंट को फोकस करना है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो जाए तो फिर क्या पैदा होता है। चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है। ठीक है, अब ज़रा नोट कीजिएगा, अगर हम फौरी यहाँ से चलना शुरू करें, एक्सेलरेशन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ change of velocity is called acceleration। अगर तो velocity change हो रही है तो जितने वक्त में change हो रही है that will be acceleration। अगर इसी बात को मैं कुछ यूँ रिजेंबल करूँ कि acceleration is equal to final velocity minus initial by time। So time rate of
चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन के फार्मूला को मैं यूं भी लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर बाय 2s। इसी के फार्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाय एम। तो अगर जनरली हमसे ये बात पूछी जाए कि एक्सेलरेशन कौन सी, उसकी नेचर क्या है, क्वांटिटी कौन सी है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड इफ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी देन इट्स डायरेक्शन इज अलोंग फोर्स या फिर अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। एक बड़ी जो हम मिस्टेक करते हैं, हम सिंपली ये कहते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की तरफ होनी चाहिए, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं होता। एक्सेलरेशन की सिमत हमेशा वेलोसिटी के अलोंग नहीं होती, बल्कि चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग होती है, या फिर हम उसे फोर्स के अलोंग भी कह सकते हैं। अगर और उसके बाद फर्दर अगर नोट करें तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है दैट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने अब फर्दर ये चीज़ नोट करनी है कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन की जो टाइप्स मौजूद हैं दैट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फर्दर वेरिएबल एक्सेलरेशन, उसके बाद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेक्स्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन, then further instantaneous acceleration, then we will discuss average acceleration और लास्ट पे डिस्कस होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम इन 7 को डिस्कस करेंगे अभी, ज़रा नोट कीजिएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स कि बॉडी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी लेके आ रही है इक्वल टाइम के अंदर। जैसे अगर फर्दर देखा जाए इस बात को, तो अगर एक पर्सन वॉक कर रहा है और उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो देखें उसकी स्पीड चेंज तो हो रही है, लेकिन स्पीड के चेंज होने, या फिर अगर मैं यूँ कह दूँ कि जो स्पीड का चेंज है वो इक्वल अमाउंट में आ रहा है। जैसे 1 से 3 2 का चेंज आया, 3 से 5 2 का चेंज आया। अगर ऐसे ही इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ जाती है इक्वल टाइम के दौरान, देन इट इज सेड टू बी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर यही बॉडी अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी लेके आए, अगर यही बॉडी अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी सफ़र करे लेकिन इक्वल टाइम में, then it is said to be having variable acceleration। जैसे कि इसी जरा केस में नोट कीजिएगा, अगर तो स्पीड पहले 1 मीटर पर सेकंड होती, लेकिन कुछ देर के बाद 3 की बजाय 5 हो जाती, 4 का चेंज आया, इसके बाद 15 हो जाती, 10 का चेंज आया, वेलोसिटी तो अब भी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन तो पैदा होगा, लेकिन क्या वेलोसिटी का चेंज अब बराबर है, क्या यूनिफॉर्म चेंज है? लेकिन ऐसी बात नहीं है, अब तो वेरिएबल चेंज आ रहा है, तो हम इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन की टर्म्स में ले सकते हैं। व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज कर रही हो, बढ़ रही हो, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज़्यादा हो जाए, तो इस केस में जिस डायरेक्शन में भी बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी पाया जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
ऐसा एक्सेलरेशन जिसमें बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल हो, इट मींस द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बिकम्स 0 डिग्री इन पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट MCQ भी है। अगर यूं ही हम नेगेटिव को जज करें तो ज़रा नोट कीजिएगा कि ऐसा कोई भी केस जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज़ लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, अगर यहाँ से देखा जाए तो बॉडी की वेलोसिटी के ऑपोजिट हमेशा एक्ट करता है एक्सेलरेशन। This is also called negative acceleration. This is also called deceleration या फिर retardation। इस केस में अगर बॉडी खुद को स्लो कर रही है तो इस केस में the angle between velocity and acceleration is 180 डिग्री। अगर यहीं पर नोट करें तो इन केस ऑफ इंस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या होगा, हमने एक सिंपल सी बात डिस्कस की थी कि जब टाइम का चेंज स्टूडेंट्स अप्रोच करता है ना ज़ीरो को, तो बिल्कुल सेम फार्मूला, वही सेम चीज़ कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू, बस साथ में लिमिट अप्लाई हो जाती है कि टाइम का चेंज ज़ीरो हो रहा है। अगर यहाँ पर इंस्टेंटेनियस आ जाए, बाकी सारा फार्मूला सेम रहता है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। लेकिन इस लिमिट की वजह से हम किसी बॉडी के एक्सेलरेशन को एक ख़ास इंस्टेंट के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज क्या होता है, अगर तो हम बॉडी के एक्सेलरेशन को एवरेज वे में कैलकुलेट करना चाहें तो हमने सिंपल बॉडी के टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम पे डिवाइड कर देना है, देन वी विल गेट एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप विच इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा एक्सेलरेशन जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से मौजूद होता है या फिर जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पाया जाता है। जनरली इसकी वैल्यू एग्जैक्ट तो 9.8 है, लेकिन MD-CAT में मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम इसको 10 यूज़ करेंगे अपनी आसानी के लिए। एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड। चाहे बॉडी ऊपर जाए, चाहे बॉडी नीचे जाए, चाहे आपने ऐसे बॉडी को ऊपर थ्रो किया और वो ऊपर जाके स्टॉप कर गई है, तो टॉप पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ को ही होगा और जी होगा। हमारे पास ये था एक्सेलरेशन और उसकी स्पेसिफिक कुछ हमने टाइप्स को डिस्कस किया। अब हमने जो आज डिस्कस किया है उसमें से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहेंगे, ज़रा नोट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 आवर and then it moves with speed of 60 meters per second for 1 hour, then average speed is equal to। आप एक सिंपल सी बात नोट कीजिएगा, बॉडी के पास दो डिफरेंट स्पीड्स हैं, वो दो डिफरेंट स्पीड्स के साथ मूव कर रही है, लेकिन इन दोनों स्पीड्स का टाइम इंटरवल आपस में सेम है। अगर ऐसा केस आ जाए कि टाइम आपस में सेम हो जाए, t1 इज इक्वल टू t2, तो हमने डिस्कस किया था कि इस केस में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2 होगा। अगर यहाँ से देखें तो टाइम तो सेम था, v1 इज 20, v2 इज 60 बाई 2, 20 प्लस 60 इज इक्वल टू 80, 80 बाई 2 इज इक्वल टू 40 meters per second। So students, in this question beta is over correct option। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिएगा, S1 इज इक्वल टू 300 मीटर। ये सारा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन की फॉर्म में कुछ यूँ आएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर in 1 minute, then it covers distance of 600 meter in half a minute, what will be its average speed। अब नोट कीजिएगा, उसने आपको इस केस में स्पीड्स तो बताई ही नहीं है,
उसने आपको डिस्टेंसेस और टाइम दे दिए हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो बेसिक फॉर्म जो सबसे पहले पढ़ी थी, एंड दैट वाज v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम which is equal to S1 plus S2 by T1 plus T2। यहाँ से आ जाएगा V average is equal to S1 is given as 300 स्टूडेंट्स, जो हमें S2 गिवन है वो 600 है। अगर टाइम 1 की बात की जाए तो क्यों ना हम इनको सेकंड्स में चेंज कर लें। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड्स, हाफ मिनट का मतलब है 30 सेकेंड्स। क्यों सेकेंड्स में चेंज किया? अगर मैं इसको चेंज ना करता तो क्या मेरा आंसर ठीक ना आता? क्या चेंज करना बहुत लाजमी था? स्टूडेंट्स, हमने यूनिट्स को चेंज करना है या नहीं चेंज करना, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं क्वेश्चन के अंदर शामिल बाकी गिवन डाटा या फिर ऑप्शन के यूनिट्स के ऊपर। ज़रा आप नोट कीजिएगा, हमने यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में जो एवरेज स्पीड की वैल्यूज़ दी गई हैं दैट इज़ इन मीटर्स पर सेकंड। क्योंकि यहाँ पर सेकंड है तो हमें भी अपने गिवन टाइम को मिनट से सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब नोट करते हैं। 300 प्लस 600 इज़ इक्वल टू 900 बाय 30 प्लस 60 इज़ इक्वल टू 90। आपको पता है कि 900 बाय 90, यहाँ पे 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 90 बाय 9 इज़ इक्वल टू 10। Students, so in this MCQ, our correct answer is 10 meters per second. Now let's move on to our next question. If a body is moving with speed of 20 meters per second for 30 seconds, and then it moves with speed of 60 meters per second for 10 seconds, then what will be its average स्पीड? अब ज़रा नोट कीजिएगा, आपको इस केस में स्पीड्स तो गिवन है लेकिन टाइम सेम मौजूद नहीं है। अगर तो हमें यहाँ पर टाइम सेम दिए जाते तो फिर तो हम इस्तेमाल कर लेते v1 प्लस v2 बाई 2। अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्टेंसेस की बात की जाती और वो सेम होते तो फिर हमें 2 वेलोसिटीज के केस में सॉल्व करना पड़ना था 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। लेकिन ना तो टाइम सेम है ना डिस्टेंसेस गिवन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? स्टूडेंट ज़रा नोट कीजिएगा, मैं इस इक्वेशन को विच इज़ v एवरेज इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2, क्या हमने ये नहीं पढ़ा होता कि S इज़ इक्वल टू VT होता है? और अगर S इज़ इक्वल टू VT है तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज V1 T1 प्लस V2 T2 बाय T1 प्लस T2। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ऐसा फार्मूला आ गया जिसमें हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं जब वेलोसिटीज गिवन हो और अनइक्वल टाइम्स हो। जरा नोट कीजिएगा, v1 वैल्यू ऑफ v1 इज गिवन एज 20, टाइम इज 30 सेकेंड, वैल्यू ऑफ v2 इज 60, टाइम इज 10 सेकेंड, नीचे टाइम का सम आ जाएगा, सो 30 प्लस 10। नोट कीजिएगा 20 इंटू 30 बिकम्स 600 प्लस 60 इंटू 10 बिकम्स 600, 30 प्लस 10 बिकम्स 40। जैसे ही ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 1200 बाय 40। यहाँ पे 0 एक 0 के साथ कैंसल। 120 बाय 4 इज इक्वल टू 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ से नोट करें तो आंसर ऑफ दिस MCQ इज चार्ली 30 मीटर्स पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर सारे केसेस भी यूज़ कर लिए एवरेज वेलोसिटी के, और हमने ये एक नई फॉर्म भी बना ली जब वेलोसिटीज गिवन हो लेकिन टाइम्स अनइक्वल हो। चलिए अब नोट कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी
देन बॉडी इज मूविंग विद। अगर एक बॉडी किसी भी एक लम्हे में वही स्पीड है जो उसकी एवरेज स्पीड है, मतलब मैं अगर किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी नोट करना चाहूँ तो वही मिलेगी जो उसकी एवरेज है। तो इसका वाला क्या मतलब है कि बॉडी की स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही, बॉडी मूव कर रही है लेकिन एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। क्योंकि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही तो इसीलिए हर लम्हे पर वही स्पीड है जो उसकी एवरेज स्पीड थी। तो अगर नोट किया जाए तो ये केस आपने स्टूडेंट्स याद रखना होगा कि जब भी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म, जब वो एक ही स्पीड से मूव करती है तो उसी केस में वही उसकी एवरेज होगी और वही स्पीड उसकी हर इंस्टेंट पर भी मौजूद होगी। तो इस केस में बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो ऑप्शन इज बीटा। Now let's move on to our next question. A body is moving with initial velocity of 2 kilometers per second और उसके बाद after 50 seconds its velocity becomes 1.5 kilometers per second. Acceleration will be, acceleration क्या होगा इस केस में? देखें, आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन है और साथ आपको टाइम भी गिवन है। अगर आपको इनिशियल, फाइनल और टाइम गिवन हो तो यू कैन इजीली कैलकुलेट एक्सेलरेशन। हमने सिर्फ फार्मूला को अप्लाई कर एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो चलिए ज़रा नोट करते हैं हम इसको। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ इज़ 1.5 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो अभी से किलोमीटर्स पर सेकंड में ही सॉल्व कर लें और बाद में इसको मीटर पर सेकंड में कर लें, और अगर आप चाहें तो इसको पुट ही आप मीटर्स पर सेकंड में करें, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि किलो एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू होती है 10 पावर क्यूब या फिर 1000। तो 1.5 इंटू 1000 बिकम्स 1500। ये आ गया वी एफ माइनस वी आई इनिशियल 2 किलोमीटर पर सेकेंड। किलो इज 1000, सो 2000 मीटर्स पर सेकेंड। ये कुछ ऐसे आ गया वी एफ माइनस वी आई। आप ज़रा नोट कीजिएगा, वी एफ माइनस वी आई बाय टाइम। टाइम इज गिवन एज 50 सेकेंड। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो इट बिकम्स माइनस 500 बाय 50। ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, अपर ज़ीरो के साथ 50 बाय 5 गिव्स अस -10। स्टूडेंट्स, अगर तो हमें ऑप्शंस इस फॉर्म में गिवन होते जहां पर साइन कन्वेंशंस भी साथ होती। ऐसे फर्ज कर लीजिए, अगर मुझे अल्फा ऑप्शन गिवन होता 10 और बीटा ऑप्शन गिवन होता -10, तो मोस्ट प्रेफरेबल फिर जो आंसर था वो -10 था, क्योंकि हमारा आंसर -10 आ रहा है। लेकिन ज़रा पहले अपने ऑप्शंस को तो देखें। 30 अल्फ़ा, बीटा 40, चार्ली 20, डेल्टा 10। क्या किसी भी ऑप्शन में क्या साइन कन्वेंशन को नोट किया गया है? तो बिल्कुल भी नहीं किया गया। अगर हमारी ऑप्शंस में साइन कन्वेंशन की गुंजाइश है, उसको पुट नहीं किया गया, तो फिर हम भी यहाँ पर -10 की बजाय किसको टिक करेंगे? अपने डेल्टा ऑप्शन को, विच इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमें 2017 में MD-CAT में आ चुका है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट MCQ नोट कीजिएगा। देयर इज अ ग्राफिकल MCQ। हमें एक VT ग्राफ गिवन है जहां पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है 20 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड तक। देन 10 सेकेंड के लिए 20 से 30, 10 सेकेंड के लिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई, 20 कांस्टेंट हो गई। फिर 30 से 40 तक 10 सेकेंड के लिए वेलोसिटी सडन इंक्रीज हुई और 20 से 60 तक चली गई।
40 से फिर फर्दर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली कम होती रही और अल्टीमेटली 0 हो गई। हमसे पूछा गया है, इस सवाल में पूछा यह गया है व्हाट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ज़रा नोट कीजिएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम होता है। अगर तो ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर होगा जहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। अब ज़रा आप नोट कीजिए, मैं कुछ पोर्शन जो डिवाइड कर देता हूँ। दिस इज़ फर्स्ट पोर्शन, दिस इज़ सेकंड पोर्शन, दिस इज़ थर्ड पोर्शन और उसके बाद ये फोर्थ पोर्शन। सडन चेंज इन वेलोसिटी, कम टाइम में ज़्यादा चेंज इन वेलोसिटी किस पोर्शन में आ रही है, तो स्टूडेंट्स ये है वो पोर्शन जहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा चेंज इन वेलोसिटी आ रही है। नोट कीजिएगा, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी यानी कि vf माइनस वी आई, और वो टाइम जिसमें वेलोसिटी चेंज हुई है। तो मैं सारी बात यूँ भी तो लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf which is 60 minus vi which is 20. So 60 minus 20 by वो टाइम जिसमें क्या हुआ है, वेलोसिटी इतनी चेंज हुई है। 40 माइनस 30, क्योंकि 30 से शुरू हुआ था और 40 तक वेलोसिटी ने खुद को चेंज किया है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 60 माइनस 20 इज 40, 40 माइनस 30 is 10, so 40 by 10 is 4. So students, in this case maximum acceleration in this graph is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने एक सिंपल सा केस देखा कि जब आपने एक्सेलरेशन मैक्सिमम की बात करनी है तो हम उस पोर्शन को ढूंढेंगे जहाँ पे मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है इन वेरी स्मॉल टाइम, और वो पोर्शन जो हमने भी मेंशन किया है ये वाला था। हमने यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी को निकाला by time which gives us acceleration which is 4 meters per second square. फर्दर हमने ये सवाल अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले भी कि इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल टाइम में, तो बॉडी किस से मूव कर रही होगी। द बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नोट कीजिएगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये बात हमें डाटा में कंफर्म हो चुकी है कि वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है फिर तो एक्सेलरेशन तो होगा। अब एक्सेलरेशन किस तर्ज में होगा, एक्सेलरेशन क्या नेगेटिव होगा, क्या वेलोसिटी कम हो रही है, हमें ये बात तो नहीं कंफर्म। उसने कहा वेलोसिटी इक्वल चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन का ऐसा केस जहां पे इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आए देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स तुम्हारा ऑप्शन पे चार्ली बनेगा। कुछ बच्चे ये बात भी सोच रहे होंगे कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमने टिक वेरिएबल को क्यों नहीं किया, क्योंकि वेरिएबल वेलोसिटी इज आल्सो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। जब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा हो, जब स्पीड चेंज हो रही हो, तो इन दोनों में से चार्ली को ही बेहतर ऑप्शन क्यों माना गया। अगर तो सिर्फ बात यहां तक रहती कि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर वेरिएबल वेलोसिटी ऑप्शन होती, लेकिन जब साथ स्पेसिफाई हो गया कि वेलोसिटी चेंज भी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है कि हमें एक्सेलरेशन की टाइप भी कंफर्म हो रही है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो फिर जो ज़्यादा प्रिसाइज आंसर है वो वेरिएबल वेलोसिटी की बजाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को होना चाहिए। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। If a body is moving with velocity of 2 meters per second along north or towards north, and then it is moving with velocity of 2 meters per second towards west. अब इसमें से आपको वो यही सवाल दो तरह से पूछ सकता है। एक कैसे पूछ सकता है,
वो आपसे सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी भी कंफर्म कर सकता है। सेकंड, वो इसी क्वेश्चन में आपसे एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है जो कि हमें रिक्वायर्ड भी है। और थर्ड, वो इसी क्वेश्चन में डायरेक्शन भी पूछ सकता था कि बताएं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है। तो ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है। तो चलिए नोट करते हैं। हमने सबसे पहले नोट किया कि वेलोसिटी 1 नॉर्थ की तरफ है, वेलोसिटी 2 वेस्ट की तरफ है। एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करना स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी पड़ेगी दैट इज VF माइनस VI बाय टाइम। स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा, जो हमारे पास V1 गिवन है, V1 इज अलोंग नॉर्थ जबकि V2 इज अलोंग वेस्ट। हमें दोनों की वैल्यूज मैग्नीट्यूड्स 2 और 2 गिवन है। हमें इस बात का पता है एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम इसे यूं भी कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज V2 माइनस V1 बाय डेल्टा टी। ज़रा नोट कीजिएगा, क्या मैं इस सेम बात को यूं नहीं लिख सकता कि V2 प्लस माइनस V1 बाय डेल्टा टी। अब ज़रा नोट कीजिएगा कि हमें प्रॉपर आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का कि अगर तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हमें वेलोसिटी को चेंज लेना पड़ता है। V2 जिस स्टेट में है वैसे ही रहेगा, लेकिन V1 का नेगेटिव वेक्टर रिक्वायर होता है हमें। स्टूडेंट्स अगर यहाँ से नोट करें ना हम, तो ये बात यूँ आ सकती है, V1 अपर डायरेक्शन में था तो जो माइनस V1 है वो सेम मैग्नीट्यूड के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब नोट कीजिएगा, V2 और माइनस V1 गिवन है हमें। अगर ये चीज़ हमें निकालनी पड़ती इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड तो नोट करें V2 प्लस माइनस V1। सो बाय हेड टू टेल रूल दिस इज द रिजल्टेंट विच इज चेंज इन वेलोसिटी। हम सारी बात यूं भी कर सकते थे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, क्योंकि इस ट्रायंगल में चेंज इन वेलोसिटी तो हाइपोटेन्यूज है, तो हम कह सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड टाइम इज गिवन 1 सेकेंड। इधर आ गया 1 सेकेंड। 4 प्लस 4 बन जाता है 8। हम लिख सकते हैं इसको 8 को 4 इंटू 2 बाय 1। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 मीटर्स पर सेकेंड। स्टूडेंट्स अगर तो हमसे पूछता व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी तो उसकी वैल्यू भी 2 अंडर रूट 2 होती। अगर एक्सेलरेशन पूछता तो 2 अंडर रूट 2 बाय 1 इज आल्सो 2 अंडर रूट 2। और अगर डायरेक्शन पूछी जाती तो नोट कीजिएगा ज़रा, दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज माइनस V1 जैसे हमने ड्रॉ किया यहाँ पे माइनस V1 एंड दिस इज स्टूडेंट रिजल्टेंट डेल्टा V या फिर एक्सेलरेशन। अगर मैं इस वेक्टर डेल्टा V को, अगर मैं डेल्टा V इस वेक्टर को, दोनों बिल्कुल सेम है, इसकी मैं टेल को अगर ओरिजिन पर रखूं तो क्या ये कुछ ऐसे नहीं ड्रॉ होता? तो दिस वेक्टर लाइज बिटवीन साउथ वेस्ट। हम इसे वैसे वेस्ट साउथ भी कह लें तो तब भी बात सेम ही रहती है। सो साउथ वेस्ट। सो हमने इस क्वेश्चन को 3 सिनेरियोज में डिस्कस किया। चेंज इन वेलोसिटी पूछता, हम हाइपोटेन्यूज निकालते, कैलकुलेट करते, दैट वाज चेंज इन वेलोसिटी। हमने उसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो वी गेट एक्सेलरेशन। और जब हम उसी वेक्टर को, उसकी टेल को ओरिजिन पर प्लेस करेंगे तो डायरेक्शन जोन से मिलेगी, दैट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन।
स्टूडेंट्स ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस हो गए एक्सेलरेशन के और वेलोसिटी के टाइप्स के। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लेक्चर हमारा एंड हो जाएगा। दैट लास्ट क्वेश्चन इज, इफ अ ट्रेन हैविंग लेंथ 150 meter is moving towards east, एक ट्रेन जिसकी लेंथ 150 मीटर है, इसको मैं डिस्टेंस भी कह सकता हूँ, वो टुवर्ड्स ईस्ट मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड, और एक बर्ड, अ बर्ड is also flying towards east with speed of 25 meters per second, with 25 meters per second. How much time will the bird take to cross the train? ट्रेन और बर्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन बर्ड की स्पीड ट्रेन की स्पीड से ज़्यादा है। तो पूछा यह गया है कि बर्ड कितनी देर में, कितने टाइम में बर्ड किसको, ट्रेन को क्रॉस कर लेगी। ऑप्शंस आर गिवन एज 10 सेकेंड, बीटा ऑप्शन is given 3.75 second, Charlie option is given 5 second, Delta option is given not possible। स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा, क्योंकि बर्ड की स्पीड ट्रेन की स्पीड से ज़्यादा है तो लाजमन सी बात है वो उसको ओवरकम तो करेगी ही करेगी, वो उसे क्रॉस कर लेगी। लेकिन क्योंकि बर्ड एंड ट्रेन आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी इनकी रिलेटिव स्पीड। और हम इस बात को जानते हैं कि जब भी रिलेटिव स्पीड की बात की जाएगी तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वी विल सॉल्व लाइक दिस, relative speed is equal to v1 minus v2। तो मैं 25 में से 15 को माइनस करूंगा, तो रिमेनिंग आंसर दैट आई गेट इज 10 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम नोट करें तो टाइम कैलकुलेट करना है, s इज इक्वल टू v बाई टी, t इज इक्वल टू s बाई v, डिस्टेंस इज 150, वेलोसिटी रिलेटिवली इज 10, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर दिस इज 15 सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ इज 15 सेकेंड। अब ज़रा नोट कीजिएगा, यही क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ सकता था कि अगर बर्ड यहाँ से ना आ रहा होता, अगर बर्ड यहाँ से आ रहा है और वो इसी स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रहा है, लेकिन अब की बार बर्ड एंड ट्रेन आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नोट कीजिएगा कि 25 प्लस 15 करना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड के लिए, 25 प्लस 15 बिकम्स 40, और 150 बाय 40 इज इक्वल टू 3.75 सेकेंड। अगर हम यूं लेके चलते तो फिर 15 सेकेंड्स हमारा आंसर होता। अगर ट्रेन और बर्ड आपस में ऑपोजिट मूव करते तो 3.75 होता। स्टूडेंट्स अगर इसी केस में बिल्कुल फर्स्ट वाले में अगर वो बर्ड की स्पीड 25 ना कहता, अगर वो ये कह देता कि बर्ड की स्पीड सिर्फ 5 है, कितनी है, सिर्फ 5 मीटर्स पर सेकेंड है,
and train and bird are moving in same direction, then how much time will be required for the bird to cross the train? तो अब कहीं कैलकुलेट ना कीजिएगा, ज़रा खुद सोचें, बर्ड की स्पीड 5 है, ट्रेन की स्पीड से तो बहुत कम है, तो बर्ड कभी भी ट्रेन क्रॉस कर ही नहीं सकती। इस केस के अंदर क्रॉस करना इज़ नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट क्रॉस द ट्रेन। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स थे अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।